हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं यहाँ पर आया हूँ 27 अगस्त शिफ्ट सेकंड का जो केमिस्ट्री पार्ट का पेपर है उसके डिस्कशन के लिए। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं 27 अगस्त शिफ्ट सेकंड का केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन। चलिए बच्चों, अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी हम बात करते हैं। Which one of the following tests used for the identification of functional group in organic compound does not use copper reagent? जो सेलिवेनॉफ टेस्ट होता है ये मेनली यहाँ पर एल्डोज एंड कीटोज का टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें एल्डोज एंड कीटोज का टेस्ट होता है और इसमें जो रिएजेंट काम में लेते हैं वो लेते हैं रिसोर्सिनॉल एंड कंसंट्रेट HCl। तो यहाँ पर जो रिएजेंट होता है उसमें कहीं पर भी कोई कॉपर वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें हमसे पूछा हुआ है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट यूज कॉपर रिएजेंट। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सेलिवेनॉफ टेस्ट। मैं बेसिकली फिर से कह रहा हूँ, सेलिवेनॉफ टेस्ट किसके लिए किसका टेस्ट होता है? एल्डोज एंड कीटोज का, जिसमें रिएजेंट काम में लेते हैं रिसोर्सिनॉल एंड कंसंट्रेट HCl। जबकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं बारफोर्ड टेस्ट, ये काम आता है मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड का टेस्ट होता है जिसमें कॉपर +2 कॉपर +1 के अंदर रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें कॉपर का यूज़ होता है। फिर हम बात करें यहाँ पर बाइरेट टेस्ट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर भी यहाँ पर कॉपर +2 रिड्यूस होता है, कॉपर 1 में पेप्टाइड बॉन्ड का ये टेस्ट होता है, ठीक है। और फिर आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, जिसमें कॉपर +2 कॉपर 1 में रिड्यूस होता है, ठीक है। तो सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में तो कॉपर यूज़ में काम में आता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें कॉपर यूज़ में नहीं लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एस ब्लॉक का। Among the alkali metal halide, LiF is least soluble in water. The low solubility of CSI in water is due to its high lattice energy. The standard enthalpy of formation for alkali metal bromide becomes less negative on decreasing the group. LiF has least negative standard enthalpy of formation among alkali metals fluoride. इसका आंसर होगा फर्स्ट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर alkali metal bromide becomes more negative on decreasing down the group. डाउन द ग्रुप जाने पर जो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो तो बढ़ेगा। CSI की लेटेस्ट एनर्जी तो कम होगी। सीजियम आयोडाइड की लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? फॉर अल्कली मेटल फ्लोराइड द सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। LiF इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। और स्टैंडर्ड enthalpy of formation for LiF is most negative among alkali metals. तो choose the correct statement from the following. तो among the alkali metal halide LiF is least soluble. वाटर में least soluble है क्योंकि इसकी lattice energy बहुत ज़्यादा होती है। lattice energy ज़्यादा होने से LiF बहुत कम soluble है। और सीजियम आयोडाइड की लो solubility का रीज़न ये नहीं है, lattice enthalpy इसकी ज़्यादा नहीं होती। लेटेस्ट एंथैल्पी तो कम है इसकी, बड़ा साइज के हैं दोनों, लेकिन इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने से ये लीस्ट सॉल्युबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। इसमें यहाँ पर हमें एक रिएक्टेंट ये दे रखा है, उसकी रिएक्शन हमें करानी है ग्रिग्नार्ड से। CH3MgBr में इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर दे रखे हैं। देन हाइड्रोलिसिस और फिर दे रखा है H2SO4 एंड हीट। बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस केस में यहाँ पर देखो ग्रिग्नार्ड दे रखा है 2 मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो कहीं पर भी कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ग्रिग्नार्ड का यहाँ पर कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा।
और अगर एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर उसके अलावा क्या रिएक्शन होगा, फिर तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कीटोनिक ग्रुप ये रहा और एक यहाँ पर साइनाइड ग्रुप भी है। तो हमें पता है कि जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन साइनाइड से होती है तो एक कीटोन बनता है, और जो कीटोन से रिएक्शन होती है तो इससे बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब ग्रिग्नार्ड के 2 मॉलिक्यूल इस कीटोन को कन्वर्ट करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल में और इसको साइनाइड को कन्वर्ट करेंगे कीटोन में। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये ऑप्शन रहा, ये रहा ग्रिग्नार्ड के 2 मॉलिक्यूल इस कीटोन को कन्वर्ट करेंगे इस टाइप से, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल में ये बन जाएगा OH, ठीक है। एंड यहाँ पर इस केस में एक CH3 भी इसमें आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ये कीटोन तो बन ही जाएगा, ठीक है, ये तो बना ही सी। तो यहाँ पर ये हमने एक CH3 बनाया, ये लिखा 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसके बाद जब हम इसका हीट करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। अब डिहाइड्रेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ से इस वाले कार्बन से ये OH हटेगा, तो ये अगर मैं इसको अल्फा कार्बन मानता हूँ तो यहाँ पर ये H कौन सा होगा, जरा देखिए इस वाले केस में ये वाला जो कार्बन अगर ये अल्फा है, इस वाले कार्बन को अगर हमने अल्फा लिया है तो बीटा कार्बन से कौन अलग होगा, H। तो ये कार्बन भी तो बीटा हो सकता है, यहां से भी तो H रिलीज हो सकता है। तो भाई इस केस में जो अल्कीन बनेगा वो अल्कीन कौन सा होगा, वही अल्कीन बनेगा जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा। तो डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है। मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो मोर स्टेबल तभी होगा जब डबल बॉन्ड यहां पर बने, मतलब ये वाला H यहां से एलिमिनेट हो जाए। देखिए ये वाला H यहां से एलिमिनेट हो जाए तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, क्यों, तो कि ये डबल बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के, बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, तो यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड। यही इस रिएक्शन का यहां पर फाइनल प्रोडक्ट होगा। और अगर इस प्रोडक्ट को हम ऑप्शन से मैच कराएं तो ये आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जरा देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ डबल बॉन्ड वहाँ पे कीटोन, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दे रखा है इन स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट ऑफ द ओजोन फॉर्मेशन इज असिस्टेड बाय। तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो इसका तो सेट आंसर है, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। कैसे सेकंड होगा, जरा देखिए परफेक्ट आंसर तो सेकंड हो जाएगा, कैसे अल्ट्रा वॉयलेट रेस की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक होता है ऑक्सीजन एटम में, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो ऑक्सीजन एटम होता है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है अल्ट्रा वॉयलेट रेस की प्रेजेंस में। तो इसका जो सही आंसर, परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन। Potassium permanganate on heating 513 Kelvin gives product which is 513 Kelvin पर पोटेशियम परमैंगनेट को जब हीटेड करते हैं KMnO4 को, K2MnO4 बनता है और MnO2 बनता है। K2MnO4 और MnO2 बनेगा। K2MnO4 का कलर कैसा होगा, ग्रीन, और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेट आयन में। ये देखो ये KMnO4 का डिसोसिएशन होगा K2MnO4 और MnO2, ये ग्रीन कलर का होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो ग्रीन और पैरामैग्नेटिक आपको सब्सटेंस मिलेगा इसमें। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। वही स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 हमें बताना है कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है वो दे रखा है इथाइल पेंट 4OH ऑन रिएक्शन विद CH3MgBr गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देख लेते हैं सही है या गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखा है इन द रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट 4OH यूटिलाइज
2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3MgBr। ठीक है, अब देखना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड के कंज्यूम होते हैं। तो ये जो कंपाउंड दे रखा है हमें पेंट4आइन-OH, ये कंपाउंड होता क्या है, ये रहा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस केस में ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो क्या हुआ, ये इथाइल पेंट4आइन-OH ये कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में देखो जो 1 दे रखा है स्टेटमेंट, वो क्या दे रखा है, इन द रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट4आइन-OH यूटिलाइज 2 मोल ऑफ CH3MgBr, ये तो 2 हुआ। 1 में क्या दे रखा है, इथाइल पेंट4आइन-OH ऑन रिएक्शन विद CH3MgBr गिव्स अ 3 डिग्री अल्कोहल। देख लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखो जब इसकी रिएक्शन हम करेंगे, चलो यहाँ पर हम इसको पूरे से सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, ये देखिए इसका रिएक्शन हमने करा CH3MgBr के साथ, तो यहाँ पर देखो ये टर्मिनल एल्काइन है, ये वाला H कैसा होगा, एसिडिक H होगा। तो पहले तो ये CH3 जो माइनस होगा, ये माइनस इसका H निकाल देगा, तो यहाँ से अलग कौन हो जाएगा, CH4। देन यहाँ पे बनेगा BrMg, देन C माइनस के बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर उसके बाद 2 कार्बन और देन C डबल बॉन्ड OET, ये बना। तो पहले तो ग्रिग्नार्ड के 1 मॉलिक्यूल से ये बनेगा। अब आइए उसके बाद ग्रिग्नार्ड का सेकेंड मॉलिक्यूल CH3MgBr, अब ये क्या करेगा, ये माइनस C पे अटैक करके यहाँ से इस OET को रिप्लेस कर देगा। तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आएगा MgBr C माइनस देन C सिंगल बॉन्ड C OC, और अलग कौन हो जाएगा, OET यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन होती है ये SNAE रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन देन एलिमिनेशन। ठीक है, ये कीटोन बना, और हमें याद है कीटोन फर्दर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करता है। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड का एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन करेगा, और ये माइनस अब अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर एंड पाई बॉन्ड O पे चला जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर मिलेगा BrMg C माइनस, देन ट्रिपल बॉन्ड C, देन ये कार्बन इस पर आएगा O माइनस, और जब CH3 अटैक करेगा तो इस पर क्या आएगा, C। ठीक है, ये हमें फाइनल मॉलिक्यूल मिलेगा। और जब हम फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर वापस CH आ जाएगा, और ये OH मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल तो बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है स्टेटमेंट नंबर 2 में, यूटिलाइज 2 मोल्स ऑफ CH3MgBr, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ग्रिग्नार्ड के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, सब में स्टेटमेंट देखो, नंबर फर्स्ट को देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसमें, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है पैरानाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन हमें करानी है H2PD से इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल से बनेगा प्रोडक्ट A बनेगा। फिर उसका रिएक्शन कराएंगे हम एसिटिक एनहाइड्रेट से, इसका A की मोल दे रखा है, से बताना है B मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। और कुछ ये पेयर हमको दे रखा है A और B, इसमें हमें बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बता रखा है A ये होगा, B ये होगा। सेकेंड ऑप्शन में बता रखा है A ये होगा तो B ये होगा। इसी टाइप से जो थर्ड ऑप्शन गिवन है उसमें कह रखा है कि A वाला प्रोडक्ट ये हो और B ये हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन में ये और ये हमें दे रखा है। बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिनॉल दे रखा है, NO2 दे रखा है, H2PD क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, OH को नहीं करता है, किसको रिड्यूस करता है, NO2 को। NO2 को कन्वर्ट करेगा NH2 में। ठीक है, तो जो A वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऊपर तो OH फिक्स होगा
बट नीचे जो NO2 होगा ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। इसका मतलब ए ऑप्शन तो ये वाला कुछ इस तरह का होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, ए बना। अब इसका रिएक्शन हम करें यहाँ पर किससे, एनहाइड्राइड से। तो तुम्हें याद है जो एनहाइड्राइड होता है उस पर अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन कौन है, लोन पेयर यहाँ पर O के पास भी है, O भी न्यूक्लियोफाइल है, और लोन पेयर यहाँ पर N के पास भी है, तो N भी न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल है, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है। बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, विच विल बी मोर न्यूक्लियोफाइल, विच विल बी मोर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर इस केस में हम देखेंगे इसमें से कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से तो कम है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब इस मॉलिक्यूल पर अटैक OH नहीं करेगा, कौन करेगा, NH2 करेगा। और जब NH2 का अटैक इस पर होगा तो फिर यहाँ पर बनेगा अमाइड ग्रुप बनेगा, अमाइड ग्रुप बनेगा। देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले H2PD इथेनॉल के प्रेजेंस में रिडक्शन करेगा कौन, NO2 का रिडक्शन होगा, ये बन जाएगा NH2। तो बेंजीन पर क्या आया, एक OH और एक NH2, ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये अटैक करेगा इस पर। N का लोन पेयर C पर अटैक करके पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करेगा, रिटर्न होगा, और यहाँ से ये ग्रुप रिलीज हो जाएगा, CH3COO ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा अमाइड ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। और अगर हम मैच करें, ये वाला A रहा ये वाला B रहा, तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। ये रहा A और ये रहा B, तो करेक्ट आंसर विल बी 4th ऑप्शन। The oxide that gave H2O2 most readily on treatment with water, ये भी वैसे तो H2O2 फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर एसिडिक आपको वाटर लेना पड़ेगा और इसको इवापोरेट कराना पड़ेगा, किसको, H2O को, तब देगा ये। और Na2O2 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये वाटर के साथ ही रिएक्ट करके H2O2 फॉर्म कर देगा। ये NCERT में दिया हुआ है ये वाला। इसका बेरियम का हाइड्रेटेड आप परऑक्साइड लेंगे तो इसके लिए आपको एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा, H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा और इसको इवापोरेशन कराना पड़ेगा। The compound which will show significant intermolecular hydrogen bonding, इसमें हो जाएगी देखो intermolecular hydrogen bonding। यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है ये वाला, और ये वाला ऑक्सीजन है, इन दोनों में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, पर इसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी क्योंकि इसमें 5 मेंबर्ड, इसमें 4 मेंबर्ड रिंग ही बनेगी। तो इसका आंसर ए और बी होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर कह रहे हैं ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर होगी, ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर होगी, इसमें इंटर और इंट्रा दोनों हो जाएंगी, और इसमें ये बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर दोनों पास इसके, तो बल्कियर ग्रुप की वजह से इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाएगी, और इसमें दोनों हो जाएंगी। इसमें तो केवल इंट्रा ही होगी, इसमें इंटर और इंट्रा दोनों होंगी, और इसमें तो हो नहीं पाएगी, ये बल्कियर ग्रुप लगे हैं इस वजह से। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ओनली बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयंस फॉस्फाइड सल्फाइड का, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप जानते हैं जेड बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, Z/E। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज छोटा हो जाएगा। तो फॉस्फाइड आयन का साइज सबसे बड़ा होगा, जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा, और कैल्शियम आयन का साइज सबसे छोटा होगा। तो फॉस्फाइड सल्फाइड क्लोराइड पोटेशियम कैल्शियम, आंसर 2 हो जाएगा। फॉस्फाइड सल्फाइड क्लोराइड और पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन।
Which one of the following is formed mainly when red phosphorus को हीटेड कर रहे हैं? फैक्ट है ये तो 803 केल्विन पर। तो रेड फास्फोरस को जब आप हीटेड करोगे तो यहाँ पर आपको कौन सा फास्फोरस मिलेगा? अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पर हीटेड करेंगे तो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टोमक लीडिंग टू इरिटेशन एंड पेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर कट इसका जो आंसर होता है वो ये होता है नंबर 4, दिस इज हिस्टामाइन। यही रेस्पॉन्सिबल होता है स्टोमक में इरिटेशन एंड पेन के लिए, नेम होता है इसका हिस्टामाइन। देखिए 4th ऑप्शन दे रखा है हिस्टामाइन सिमुलेटेड द सिक्रेशन ऑफ HCl, तो सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट्स। वी ऑल नो दैट लायोफोबिक सॉल्ट्स जो हैं वो कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू लायोफिलिक सॉल्ट्स। ऐसा कारण क्या है? तो देखिए लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्जेस होते नहीं है, बट लायोफिलिक सॉल्ट्स आर जनरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर। तो क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर होता है तो ये बेटा क्या होता है, लिक्विड लविंग ज़्यादा होते हैं, और लिक्विड लविंग होने की वजह से ये ज़्यादा सॉल्वेटेड होते हैं। ठीक है, ज़्यादा सॉल्वेशन होने का मतलब क्या हो गया, जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा सॉल्वेटेड होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट चॉइस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड प्रोपेनोइक एसिड। सेट आंसर, इजी क्वेश्चन दिया। नंबर 1 की अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर देखिए 3 कार्बन का ब्रोमाइड दे रखा है कि रिएक्शन अगर हम CO2 से करेंगे पहले मैग्नीशियम से, तो पहले क्या बनेगा, 3 कार्बन का बनेगा ग्रिग्नार्ड, और फिर वो ग्रिग्नार्ड CO2 से रिएक्शन करेगा, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या होगा, इस कार्बन का एडिशन होगा तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन। देखिए इस केस में जो आंसर है वो ये दे रखा है 3 कार्बन का ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से करेंगे तो बनेगा प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन CO2 से करेंगे तो ये CH2 माइनस CO2 पर अटैक करेगा, देन यहाँ पर ये 4 कार्बन का इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा जिसका हम बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, इसमें बनेगा 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जबकि हमसे क्या पूछा हुआ था, हमसे तो पूछा हुआ था विल नॉट यील्ड प्रोपेनोइक एसिड, तो भाई ये वाला प्रोपेनोइक एसिड नहीं देगा, ये क्या देगा, ये तो ब्यूटेनोइक एसिड देगा। तो करेक्ट आंसर इसका ये फर्स्ट हो गया। बाकी प्रोपेनोइक एसिड बनाते ही है, कैसे बनाएंगे, C पर 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन OH से रिप्लेस होंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे, और एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होता है, वाटर रिलीज करके COOH बना देगा, तो सेकेंड वाला कंपाउंड प्रोपेनोइक एसिड बनाता है। थर्ड वाले की बात करें, ये दे रखा है यहाँ पर इथाइल मिथाइल कीटोन OI माइनस हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये देखिए इस वाले केस में क्या दे रखा है, इथाइल मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, इसमें ये जो CH3 होगा ये तो आयोडोफॉर्म बना देगा, रिमेनिंग इस पार्ट का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बना देगा, प्रोपेनोइक एसिड बना देगा। और जब लास्ट वाला देखो प्रोपेन रिएक्शन KMnO4 से करेंगे, हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर KNO4 से, ये 3 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तो प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं, फर्स्ट वाला ही ऐसा है जो प्रोपेनोइक एसिड ना बनाकर ब्यूटेनोइक एसिड बनाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट अकर्स बाई SN2 मैकेनिज्म। दे रखा है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू करवाना है, तो यहाँ पर दे रखा है फिनॉल, देन ये कंपाउंड हमें बता रखा है, और K2CO3 मतलब ये बेस की जैसे ही काम करेगा, बताना है इसमें से कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। क्योंकि बेस है, बेस क्या करेगा, पहले फिनॉल से रिएक्शन करेगा,
यहाँ से इसका एसिडिक H हटाएगा, O पे चार्ज माइनस आएगा, O पर माइनस आया, वो O माइनस बनेगा फिनोक्साइड आयन। देखिए ये रहा, सबसे पहले बेस क्या करेगा, यहाँ से इसका H हटा देगा, ये बनाएगा O माइनस। फिनोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, इस वाले कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन पे चार्ज डेल नेगेटिव, सी पे चार्ज डेल पॉजिटिव होगा, तो ये O नेगेटिव वाला C पर अटैक करके यहाँ से Br को हटा देगा। तो इस वाले कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब देखिए बनेगा क्या प्रोडक्ट, ये रहा बेंजीन से अटैच्ड O, और इस O से जुड़ेगा कार्बन, ये रहा कार्बन, देन C डबल बॉन्ड और ये 2 मिथाइल, C डबल बॉन्ड एंड ये 2 मिथाइल, यही इसका परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर होगा। और ये दे रखा है, अगर हम इसको मैच करें ऑप्शन से तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अब इसमें हम लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स। सिंपल क्वेश्चन आया है ये वाला, हम लोग पढ़ते ही हैं ये सब। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस केस में यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज होता है वो पॉजिटिव साइन का, पॉजिटिव का मतलब ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो फ्रक्टोज बनता है वो बनता है बीटा डी फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी। मतलब ग्लूकोज तो मिलता है हमें डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज हमें मिलता है यहाँ पर लीवो रोटेटरी। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर अब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, और बाकी खैर ये सब तो फिर इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब शुरू करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज। यहाँ पर हमें एक ये कंपाउंड दे रखा है, और इस केस में यहाँ पर इससे ब्रोमीन लगा रखा है, रिएक्शन हमें कराना है CH3O माइनस मिथेनॉल के प्रेजेंस में, बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। और जो प्रोडक्ट हमें ए दे रखा है वो ये दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है, सेकंड ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें OCH3 अटैच्ड कर रखा है कार्बन चेन से, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है इस टाइप का एल्कीन बना रखा है। अब जरा देखिए, जनरली वैसे तुम्हें याद होगा ये जो रिएक्शन होती है एक तरह से विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन है वैसे तो, लेकिन इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये O माइनस इस C पर अटैक करके यहाँ से Br को रिप्लेस कर दे, जस्ट SN2 रिएक्शन। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हुआ तो उस केस में बनने वाला प्रोडक्ट नंबर 3 होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी और क्या है, यहाँ पर अगर ये कार्बन अल्फा है तो ये वाला कार्बन यहाँ पर बीटा है, और बीटा कार्बन बेंजीन से अटैच्ड है। सोचिए अगर ये CH3O माइनस यहाँ से इस H को हटा दे, ये H कैसा होगा, एसिडिक नेचर का H होगा, बिकॉज ये कार्बन बेंजीन से अटैच्ड है। तो होगा क्या एक्चुअल में, ये CH3O माइनस यहाँ से इस H प्लस को हटाएगा। देखिए कैसे, इस टाइप से, ये रहा, ये जो CH3O माइनस है ये यहाँ से इसका H हटाएगा, H प्लस को हटाएगा, देन ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर इसमें पाई में कन्वर्ट होगा, और पाई में कन्वर्ट होकर यहाँ से ये Br लीव करेगा। इट मीन्स इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा। इट मीन्स इस रिएक्शन में SN2 ना होकर इसमें E2 रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन होगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये वाला कंपाउंड बनेगा। और अगर हम इस ऑप्शन को मैच करें, जो गिवन ऑप्शंस हैं इस कंपाउंड को, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जरा देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर इस क्वेश्चन का अब जो परफेक्ट आंसर हम बोलेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यही वाला नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर एलिमिनेशन की हम बात करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन होगा इनकरेक्ट, ये ऑप्शन होगा करेक्ट। Which one of the following is used to remove most of plutonium for spent nuclear fuel? न्यूक्लियर फ्यूल में से पोलोनियम को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, जैसे O2F2 है,
ये ऑक्सीडाइज कर देगा प्लूटोनियम को किस में, PuF6 में, और इसको रिमूव कर देगा ये PuF6 फॉर्म करके। तो इसमें O2F2 मिलाने पर ये प्लूटोनियम को हटा देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम यही करेगा, PuF6 यही बनाएगा। ये तो मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ये इधर और के नेम दिए हैं, ये फॉर्मूले दिए हैं। कैलेमाइन किसका और होता है, कैलामाइन जिंक का, ZnCO3 कार्बोनेट। मेलाचाइट बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सिडेराइट आयरन का कार्बोनेट, और स्फेलेराइट जिंक का सल्फाइड। The addition of dilute NaOH to chromium plus 3 salt solution will give, आप क्रोमियम प्लस 3 में डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो डाइल्यूट NaOH डालने पर यह प्रेसिपिटेट बन जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड का, Cr2O3 H2O का होल N का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। चलिए बच्चों सेक्शन बी पे चलते हैं, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो पहली बात तो ऑर्डर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी के दिया हुआ है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस CaCO3। तो आइए इक्वेशन अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, CaCO3 विल डिकम्पोजेज इनटू CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और एट 700 केल्विन, तो यहाँ पे बच्चों कितना दिया है, 700 केल्विन पे कितना दिया हुआ है, 6.36 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों रेट कांस्टेंट एट व्हाट 700 केल्विन पर कितना दिया हुआ है अपने को, 6.36 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। बहुत अच्छे। एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज 209। तो एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों कितनी दे रखी है, 209 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कितनी दे रखी है, 209 किलो जूल पर मोल अपने को दी गई है। ठीक है, पहला पार्ट। इट्स रेट कांस्टेंट इन सेकेंड इनवर्स एट 600 केल्विन। तो आपको बच्चों रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने पर, 600 केल्विन पर। ठीक है, और इसकी वैल्यू x इंटू 10 की पावर -6 दे रखी है। तो रेट कांस्टेंट आपको निकालना है बच्चों 600 केल्विन पर, ये दिया हुआ है x इंटू 10 की पावर -6। तो बेसिकली आपसे x की वैल्यू पूछी है नियरेस्ट इंटीजर, r की वैल्यू दी गई है जूल में, ध्यान रखिएगा। log की वैल्यू, इसकी log की वैल्यू दे रखी है, और log 10 की पावर इसकी वैल्यू दे रखी है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम आर्हेनियस इक्वेशन जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आर्हेनियस इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो क्या बनती है आर्हेनियस इक्वेशन बच्चों, अलग अलग टेम्परेचर पर log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये वैल्यू हमारी बनती है। अच्छा, इसको मैं फर्स्ट केस मान लेता हूं और इसको मैं सेकंड केस मान लेता हूं, या उल्टा ले लेते हैं बच्चों, इसको सेकंड केस ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट केस ले लेते हैं। EA की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, वैल्यू पुट करते हैं log K2। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको ही फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट केस ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं। तो log K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K एट 600 केल्विन डिवाइडेड बाय K एट 700 केल्विन। इसकी वैल्यू दे रखी है 6.36 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये हो गया log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA की वैल्यू। EA की वैल्यू बच्चों अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है EA की वैल्यू। ठीक है, तो EA की वैल्यू EA की वैल्यू दे रखी है। EA की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 209। EA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 209। यहाँ पे ध्यान देंगे किलो जूल के अंदर दिया है, तो नीचे जो R की वैल्यू पुट करोगे वो किलो जूल में पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू R की वैल्यू पुट कर लेते हैं किलो जूल में, 8.314 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, 1/T1 यानी 1/T1 कितना हो जाएगा बच्चों, 700
माइनस 1/600 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया लॉग K2/K1 इक्वल टू ये बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 वैल्यू पुट कर दी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन्होंने लॉग की वैल्यू अपने को दे रखी है 8.31। यहाँ पे अपन 4 को हटा देते हैं, 8.3 वैल्यू दे रखी है, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग K एट 600। ठीक है, और ये log a बाई बी है, log a माइनस log b, तो ये माइनस log 6.36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 की वैल्यू दे रखी है 2.19, तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा, प्लस का 2.19 हो जाएगा। ठीक है, log a बाई बी क्या होगा, log a माइनस log b होगा, ये log b बनेगा, और log b की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है माइनस 2.19, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर वैल्यू हो जाएगी अपनी 209 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 है ना, 31 ले लो, और 10 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर कितना बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 100 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 700 इंटू 6 है ना, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 600 कितना आ जाएगा, 600, तो ये 2 0 से ये 2 0 आपके कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 0 से 0 आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, लॉग के, अच्छा इसके बाद अपने को बेसिकली करना क्या है, एक सेकेंड, इसके बाद अपने को बेसिकली करना क्या है, इसको सॉल्व ही तो करना है। ठीक है, लॉग के 600 प्लस 2.19 इसको सॉल्व करना है। इधर कितना हो जाएगा, माइनस का, इधर कितना आ जाएगा, प्लस का 700 इंटू 600, 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल आउट हो ही चुके हैं, तो ये होगा 7 6 4200, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग के 600। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 209 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर कितना आ रहा है, 2.303 इंटू 8.31। ठीक है, इधर हो जाएगा बच्चों माइनस साइन, देखो इधर माइनस साइन चल रहा है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर 3 ऊपर ले ही गया मैं, नीचे क्या बचेगा, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस में, और ये 2.19 है बच्चों, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 2.19 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद बस अपने को क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, मेथड तो आई थिंक समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू हमने पुट कर दी थी, log के 700/600 माइनस ये बाय 2.303 R 1/700 माइनस 1/600। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 2 0 से 2 0 कट ही गए थे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद log के 600 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, माइनस 4.79 आ रही है। ठीक है, log के 600 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 4.79। log के 600 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 4.79। अब मैं यहाँ से के 600 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर माइनस 4.79। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 10 की पावर माइनस 4.79, 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो यहाँ से के एट 600 कितना हो जाएगा, 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 16.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और नियरेस्ट इंटीजर में आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो नियरेस्ट इंटीजर का आंसर होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, जो फॉर्मूला है हमारा किसका, प्लैंक्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फोटोन्स, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं एमिटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी यानी एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट जो एमिट कर रहा है। तो यहाँ सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे हमारी ट्यूबलाइट है तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट केवल एमिट कर रही है, ऐसा मानते हुए हमें चलना है। द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 मिलीवॉट। कितना है बच्चों, 1 मिलीवॉट। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे एनर्जी अपने को क्या दे रखी है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, 1 वॉट जो होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, है ना।
तो अगर 60 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब वो 60 जूल की एनर्जी पर सेकेंड रिलीज करता है। तो यहाँ पे 1 वॉट का मतलब हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा, मिली वॉट दिया हुआ है, तो मिली वॉट का मतलब 10 की पावर -3 वॉट हो गया। यानी कि ये जो बल्ब है ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 10 की पावर -3 वॉट। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 10 की पावर -3 वॉट का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो बेसिकली एनर्जी की वैल्यू हमें 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड दे रखी है। एंड वेवलेंथ 100 नैनोमीटर, जो 1 नैनोमीटर होता है बच्चों, इसमें क्या वैल्यू होती है, 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखते हैं तो 10 की पावर -9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 मीटर निकल के आता है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखते हैं बच्चों, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -7 मीटर हमारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए इन 0.1 सेकेंड इज, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.1 सेकेंड आपको वैल्यू इन्होंने दे रखी है। अच्छा, ये क्या आया, नंबर ऑफ फोटोन्स यानी n। याद करो, जब हम प्लैंक्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो प्लैंक्स के फॉर्मूले में क्या होता है, E = NH, लैम्डा दिया है तो C बाय लैम्डा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, E = h न्यू होता है, एंड वी ऑल नो दैट C = व्हाट, न्यू लैम्डा। तो यहां से हम न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E = hc बाय लैम्डा। तो क्योंकि वेवलेंथ दिया है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। यहाँ पे n क्या है बच्चों, n दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट की देखो वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल डॉट सेकेंड। तो पूरा ख्याल रखा गया है ना, वैसे तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इसीलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, कहाँ कन्वर्ट किया, ये देखो लैम्डा इसीलिए मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। एनर्जी जूल में है ही, बस वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एन क्या हो जाएगा, ई लैम्डा बाय एच इंटू सी। एन इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। अच्छा, लैम्डा कितना है अपना, 3 इंटू 10 की पावर 8, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। एच की वैल्यू आप लोगों के सामने है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, और क्या बचा, सी की वैल्यू भी दे रखी है, देखो है, पूरा ख्याल रखा गया है आपका, 3 इंटू 10 की पावर 8 यूनिट सेम कर दी है मैंने। तो ये बच्चों पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, देखना ये 8 है, ये ऊपर जाके -8, ये +34 -3। तो ये पूरी डेटा को सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू आ जाएगी। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए ये पूरी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, n की वैल्यू 5.02 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 50.2 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसी को सॉल्व करके, माइनस नहीं है एक्चुअली, n की वैल्यू आ गई कितनी, 5.02 इंटू 10 की पावर 14। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल शिफ्ट किया तो 50.2 इंटू 10 की पावर 13। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेक करिए 10 की पावर 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 50.2, और राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 50। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अपना, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लेना था, 1 वॉट का मतलब आपको पता होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, कंडक्टिविटी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों के, मोलर कंडक्टिविटी वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोला है, द रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विथ सेल कांस्टेंट। तो कितना दे रखा है बच्चों, 1.14 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको के की वैल्यू इन्होंने दी हुई है। कंटेनिंग 0.01 m KCl, तो ये आपको कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 m, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1500 ओम दी गई है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस 0.001 m KCl सॉल्यूशन है 298 केल्विन इज s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज। तो आपको बेसिकली कुल मिला के बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा चलिए, जो डेटा दिए हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको,
1.14 सेंटीमीटर इनवर्स, ध्यान दीजिए सेंटीमीटर इनवर्स में है। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1500 ओम। एंड दी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी कितनी दे रखी है 10⁻³ हम लिख देता हूं 0.001 है ना, तो 0.001 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻³ हो जाएगा। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद करिए, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/m इंटू 1000। अच्छा, मैंने 1000 क्यों किया, क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और यहां पर क्या था बच्चों मोलैरिटी मोल पर लीटर में आएगी, तो लीटर ऊपर की तरफ जाएगा और वहां पे लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसीलिए 1000 हो गया, क्योंकि यहाँ पे K किस में चलेगा बेटा अपना सेंटीमीटर में चलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में चल रहा है देखिए, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा अपना K/m। ठीक है, अच्छा ये क्या दिया हुआ है सेल कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने साइन गलत ले लिया, ये क्या दिया हुआ है बच्चों आपको सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, K नहीं दिया हुआ है, ये क्या है आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सेल कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू की अगर बात करी जाए तो देखिएगा ज़रा, इसको मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ, इसको मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों किससे G से, सेल कांस्टेंट को किससे लिख लेते हैं हम लोग G से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए K की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो K की वैल्यू कैसे निकालेंगे याद करो, K क्या होता है भाई, K का फॉर्मूला क्या होता है K इक्वल्स टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो K का फॉर्मूला क्या होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट, तो यहाँ पे K की वैल्यू उठा के वहां पुट कर देता हूं, तो मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/r इंटू सेल कांस्टेंट अपॉन मोलैरिटी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 1.14, R की वैल्यू दे रखी है, M दे रखा है, लो हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1.14। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1500, ये कितना हो जाएगा अपना 1500। M की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻³ ये हो जाएगा बच्चों 10⁻³ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1.5 यानी 1.14 अपॉन 1.5 आ जाएगा, और इंटू 1000 भी है यहाँ पे इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000 चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा इंटू 1000। बस इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया बच्चों इंटू 1000, ये हो गया 1.14 अपॉन R अपॉन M, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी 760 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो करेक्ट इंटीजर अपना कितना हो जाएगा बच्चों 760 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों बेसिकली रिलेशन था। पहला रिलेशन क्या था, जो K होता है 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, यानी कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट हो जाता है, और मोलर कंडक्टिविटी K/m होता है। ठीक है, ये उठा के मैंने यहां पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो लास्ट में हमें आंसर कितना मिल जाएगा 760। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 फ्लास्क, ये फर्स्ट फ्लास्क, ये सेकंड फ्लास्क शोन बिलो आर कनेक्टेड बाय अ वॉल्व ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ये जो वॉल्व वाला सेक्शन है इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, नेग्लिजिबल है। ठीक है, या इसको नेग्लिजिबल बोल दिया। व्हेन द वॉल्व इज ओपन द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इन बार इज, जब हमने क्या किया बच्चों वॉल्व ओपन किया तो फाइनल प्रेशर बार में कितना दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁻², और आपको x की वैल्यू पूछी है। आइडियल गैस मानना है, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल बोला है, मोलर मास N2 का 28 ग्राम दिया हुआ है, एंड R की वैल्यू 8.31431 जूल पर मोल पर केल्विन दी गई है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग है। अगर यहाँ दोनों तरफ क्या होता बच्चों, दोनों तरफ वॉल्यूम सेम होता, मोल सेम होता, तो हम ये कह सकते थे कि जब वॉल्व ओपन होगा तो इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर विल बी द फाइनल एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अलग अलग है, मोल्स अलग अलग है, तो इनका फाइनल टेम्परेचर एवरेज लेने से नहीं आएगा। कई बच्चे ये करके आ गए होंगे 300 + 60 लेके 360/2 एवरेज ले लिया होगा और बाद में PV = nRT लगा दिया होगा, तो उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें यहाँ टेम्परेचर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए
हायर टेम्परेचर पे कौन है, ये है हमारा हायर टेम्परेचर पे, और ये किस पे है बच्चों, ये है हमारा लोअर टेम्परेचर पे। तो हायर टेम्परेचर वाला क्या करेगा, हीट का लॉस करेगा, और लोअर टेम्परेचर वाला क्या करेगा बच्चों, हीट का गेन करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं हीट लॉस बाय 1 इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट जो हीट लॉस करेगा, सेकेंड उतना ही हीट गेन करेगा। अच्छा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मान लो इन कंटेनर का फाइनल टेम्परेचर कितना है, T केल्विन। ठीक है, दोनों का सेम ही होगा लास्ट में तो ना, तो फाइनल टेम्परेचर T ले लेते हैं। तो यहाँ यूज करते हैं हीट लॉस बाय फर्स्ट MS डेल्टा T। M की वैल्यू 2.8 हो गई, S की वैल्यू ऐसी ले लेते हैं डेल्टा T, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कितना है बच्चों, 300। ठीक है, ये हो जाएगा हीट लॉस बाय फर्स्ट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे अपन इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते थे क्योंकि यहाँ माइनस साइन अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। दैट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय द सेकंड केस। सेकंड केस कितना हो जाएगा अपना, M की वैल्यू 0.2, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, S की वैल्यू S लिख देते हैं, डेल्टा T कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी T माइनस 60। देखो हीट गेन हो रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और हीट लॉस हो रहा है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हाँ देखो, S से S अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, T माइनस 300 इंटू 2.8। ठीक है, ये उधर लेके जाते हैं तो प्लस 0.2 इंटू T माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। एक साइड ले गया और इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें T की वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो T की वैल्यू मैं यहाँ से देख लेता हूँ बच्चों, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 284 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 284 केल्विन आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ सॉल्यूशन में देखें तो देखिए हीट लॉस बाय फर्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द सेकंड कंटेनर। यहाँ पे माइनस साइन इन्होंने 300 माइनस T लिखा है, अपन ने T माइनस माइनस साइन इन्होंने अंदर कंसिडर कर लिया। सेकंड ये इक्वेशन बनी, T की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, 284। यानी कि इस कंटेनर के अंदर जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 284 केल्विन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अब ये अगर हो गया इतना, तो इसके बाद करना क्या है हमें, PV इक्वल्स टू nRT ही तो अप्लाई करना है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं PV इक्वल्स टू nRT। अब ये फॉर्मूला बड़े ध्यान से आपको लगाना है क्योंकि यहाँ पे बार में रिलेशन है, तो मैं यहाँ नीचे की तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों फाइनल प्रेशर निकालना है तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, और अच्छे से लिखूं, मोल ऑफ फर्स्ट कंटेनर प्लस मोल ऑफ सेकेंड कंटेनर इंटू RT अपॉन V। V में भी V1 प्लस V2, अभी टोटल वॉल्यूम लेंगे टोटल कंटेनर का। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, मोल ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड निकाल लेता हूं। देखना यहाँ पे 2.8 है, यहाँ पे 0.2 है, तो टोटल जब वॉल्व ओपन हो जाएगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 3, और मोल बनाने के लिए दोनों N2 है तो डिवाइडेड बाय 28 कर दीजिए। तो N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/28। ये आ जाएंगे आपके N1 प्लस N2 की वैल्यू। क्लियर। अच्छा R की वैल्यू, अच्छा पहले V1 V2 पुट कर लेते हैं नीचे। तो 1 लीटर एंड 2 लीटर यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3 लीटर, और इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ मैं R की वैल्यू सीधे ये पुट कर दूंगा 8.31 वाली। बात समझ आ रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रेशर इक्वल्स टू 3/28, और मैंने वॉल्यूम लीटर से सीधे किस में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर क्यूब में। क्योंकि जब आप पुट करेंगे R की वैल्यू जूल वाली पुट करेंगे तो वॉल्यूम आपका किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में, और प्रेशर किस में आता है आपका, पास्कल के अंदर आता है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर आएगा आपका किसके अंदर बच्चों, बार के अंदर आ जाएगा, है ना। पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 5 का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मोल, नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। R की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 8.31, ये हो जाएगी R की वैल्यू। अच्छा टेम्परेचर कितना है अपना, टेम्परेचर कितना आ गया था बच्चों फाइनली, 284, ये हो जाएगा इंटू 284। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा हमारा भाई, ये किसके अंदर आ जाएगा, बार में,
और बार से पास्कल में चेंज करना है अपने को, सॉरी ये किसके अंदर आ जाएगा, पास्कल में आ जाएगा, और पास्कल से बार में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है, पास्कल से बार में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या कर देंगे, इंटू 10 की पावर 5 बार। आई अगेन रिपीट, अगर आप PV इक्वल्स टू NRT फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसमें प्रेशर अगर आपको किस में चाहिए, पास्कल में, तो यहाँ पे मोल तो चलो मोल में ही होगा, R की वैल्यू जूल में पुट होगी, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में पुट होगा, ठीक है, और यहाँ से 1 पास्कल बराबर 10 की पावर -5 बार है ना, तो पास्कल में था उसको बार में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये आ गए आपके टोटल मोल N1 + L2, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया PV इक्वल्स टू NRT, तो N को उधर की तरफ रख दिया, और P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, चेक करिएगा, NRT/V1 + V2। अच्छा, यहाँ से N की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 3/28 हो गई, R की वैल्यू किस में पुट कर दी, 8.31 जूल में पुट कर दी, V1 + V2 की वैल्यू मीटर क्यूब, 3 × 10 की पावर -8 मीटर क्यूब, टेम्परेचर 284, और ये वैल्यू किस में आई आपकी, पास्कल में, पास्कल से बार में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -5 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.84287 बार आएगा, और हमें आंसर किस में चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कितना है, 10 की पावर -2 है, तो इसको 10 की पावर -2 बनाने के लिए 2 डेसिमल शिफ्ट कर दिया, 84.28 × 10 की पावर -2 बार, और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना हो जाएगा, 84। सो द लॉजिक्स यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज हीट लॉस बाय द फर्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द सेकंड कंटेनर। व्हाई, बिकॉज फर्स्ट वन इज एट हायर टेम्परेचर, सेकंड वन इज एट लोअर टेम्परेचर, तो ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा। इक्वेट किया, फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का निकाला, प्रेशर की वैल्यू निकाली मैंने किसके अंदर, पास्कल के अंदर, कैसे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में पुट करके, R की वैल्यू जूल में पुट करके, और फिर पास्कल से बार में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की पावर -5 कर दिया, और फिर उसको एडजस्ट किया। सो वी गेट आवर फाइनल इंटीजर बेस्ड आंसर, दैट इज 84। The number of species having non-pyramidal shape among the following, इसकी कैसी शेप बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और सॉरी ये पिरामिडल बनेगा, ये पिरामिडल, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, और ये बनेगा आपका पिरामिडल। तो नॉन पिरामिडल पूछा है तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है। क्या कह रहा है, 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अपने को कितना मास दिया हुआ है ग्लूकोज का, 40 ग्राम मास दिया हुआ है, ठीक है, 180 इसका मोलर मास भी बोला है ना, पूरा ध्यान रखा गया है बच्चों, वैसे तो याद होता है आप लोगों को, ठीक है। इज मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ वाटर, कितने ml ऑफ वाटर में, 200 ml ऑफ वाटर के अंदर हम इसको मिक्स कर रहे हैं। दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इतना केल्विन, आपको नियरेस्ट निकालना है। KF की वैल्यू आपके सामने है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी दिया है ना, पूरा ख्याल रखा गया है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना आता है, 273.15। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, यहाँ डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी का यहाँ पे रोल है क्या, वी ऑल नो दैट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों डेंसिटी अगर 1 हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, जो वेट होगा उतना ही वॉल्यूम आएगा, केवल यूनिट का ही तो फर्क होगा। तो यहाँ पे 200 ml वाटर का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपको वाटर का कितना मास दिया हुआ है, 200 ग्राम मास दिया हुआ है, वाटर का कितना मास दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छे, अभी अपन फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा टीबी का, है ना। अच्छा, यहाँ पे मोल बना लेते हैं, मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा भाई, वेट कितना दिया है 40, वेट कितना दिया है 40, और मोलर मास कितना है 180, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/9 मोल अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। भाई 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2/9 मोल मिलेगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.2 किलोग्राम। मैं किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है वो किलोग्राम में आता है। नाउ यूज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, फ्रीजिंग है ना, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF.m, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम वन टॉप फैक्टर का यूज तो करते ही नहीं है, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF.m हो जाएगा।
यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अच्छा के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 1.86, नहीं भी दी होती तो याद होनी चाहिए भाई 1.86। मोलैलिटी का फॉर्मूला भाई सबको याद ही होगा, है ना, कल के बनने वाले IITian हो तुम तो ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद करके ही गए होगे। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बच्चों 2/9, ठीक है। अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 0.2 kg। यहाँ से डेल्टा टी एफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.2 और इधर 2 है यानी ये 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18.6/9, यानी ये हो जाएगा 9 2 जा 18.0, 9 5 9 6 जा 7 9 जा 63, 2.07 के लमसम आएगा, ठीक है, 2.07 के लमसम आएगा। नाउ व्हाट इज द टी एफ ऑफ सॉल्यूशन? टी एफ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक है बच्चों। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का कितना है 273.15 माइनस कितना 2.07, ठीक है। तो डेसिमल से डेसिमल तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि वैसे भी राउंड ऑफ करना है, या निकालना भी चाहो तो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 271.08, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर में अपना आंसर कितना हो जाएगा 271 केल्विन, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो कितना आएगा 271 आएगा। तो बच्चों ये क्या है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, लास्ट में आपका आंसर कितना मिल जाएगा 271, और ये हमारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल, तो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? CrC2O4 का होल थ्राइस होगा ये, CrC2O4 का होल थ्राइस। इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे? ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम से, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम सेक्शन से ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्हेन 5.1 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4HS, तो बच्चों अपने को यहाँ पे NH4HS का मास दे दिया है, ठीक है। तो इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ 2 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क, यहाँ पे वॉल्यूम का यूज बेटा जिसने नहीं किया होगा जल्दीबाजी में उसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। 20% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोजेज इनटू गैसियस अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। द केपी फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज इतना। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये आपको क्या दे रखा है? द केपी, ये केपी की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? आपको केपी की वैल्यू दे रखी है। तो भाई इसकी इक्वेशन तो सबको याद ही होगी, है ना। इक्वेशन लिख देता हूं मैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी? NH4HS जो है ये आपका सॉलिड होता है और ये इक्विलिब्रियम क्या देगा? NH3 गैस प्लस H2S गैस, ठीक है, ये अपने को देगा, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा बच्चों? इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा इसका मोलर मास निकाल लीजिए। 32 + 14 + 5, तो 32 + 14 यानी 19 और 51 आ जाएगा इसका मोलर मास। तो यहाँ पे अगर हम इसके मोल निकालते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। यानी बेसिकली स्टार्टिंग में बच्चों टाइम t = 0 पे कंटेनर में हमने इसका कितना मोल डाला? 0.1 मोल डाला। ये तो स्टार्टिंग में कुछ होंगे नहीं। अच्छा इक्विलिब्रियम पे क्या स्टोरी हो गई बच्चों? ये हो गया 0.1 - x हो जाएगा। ये कितना बनेगा? x बनेगा। ये कितना बनेगा? x बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गए बच्चों? इसके मोल। हमने मोल की टर्म में ये अभी डिराइव किया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? केपी, द केपी फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। केपी की वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है। तो मोल हमारे पास आ गए हैं। हमें क्या रिक्वायर्ड होगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं बच्चों? केपी का एक्सप्रेशन अगर हम लिखें, ठीक है, तो टोटल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों? टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल मोल्स अगर बात करी जाए तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 - x, ठीक है। अच्छा कंटेनर का वॉल्यूम कितना है बच्चों? 2 लीटर का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वॉल्यूम कितना है बच्चों? 2 लीटर, है ना। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। और ये बोल रहा है 20% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोज इनटू गैसियस अमोनिया।
तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.1 का 20% निकाल लीजिए, तो 0.1 का 20% कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.1 का 20% निकाल लेते हैं, तो ये अपना सॉल्व हो के आ जाएगा बच्चों 0.02, कितना आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट चलो इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, देखना इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.02, ये कितना हो जाएगा 0.02, ये कितना हो जाएगा 0.02। इसको सॉल्व, अच्छा ये सॉलिड है, इसको तो आपको कंसिडर करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक हो गया ना, इसका 0.02 आ गया, इसका 0.02 आ गया, तो मोल आ गए। नाउ यूज, देखो वॉल्यूम ये दे रखा है, टोटल मोल ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिख देता हूँ गैस एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया बच्चों, ये तो सॉलिड था ना इसलिए इसको कंसिडर करना ही नहीं है, ये गैसेज है, तो 0.02 प्लस 0.02 यानी ये हो जाएगा 0.04 मोल। अच्छा टेम्परेचर की वैल्यू चेक कर लो, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों अपने को 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन हो जाएगा। यूज आइडियल गैस इक्वेशन, सो PV इक्वल्स टू nRT। अच्छा हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आप अगर केवल 0.02 मोल यूज करते तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर आता, और जो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर आता वही H2S का, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 0.04 है। तो मैं यहाँ पे केवल इसको अप्लाई कर लेता हूँ, किसके लिए बच्चों, किसी भी एक के लिए अप्लाई कर लेता हूँ, तो पार्शियल प्रेशर मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, देखना ज़रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी एक के लिए, तो मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 0.02। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँगा, n की वैल्यू कितनी हो गई 0.02। ठीक है, इसको r की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ, चलो अभी RT ही रहने देते हैं, ठीक है, या पुट ही कर लेते हैं, चलो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा है ना, बिना सॉल्व किए तो आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.082। टेम्परेचर कितना है बच्चों अपने पास 300 केल्विन है, और वॉल्यूम कितना है अपना 2 है, तो ये कितना हो जाएगा देखना 0.01 हो जाएगा, ये 200 इधर डाल दिया तो ये तो हो गया अपना 1, ये बचा 0.082 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 8 3 जा 24 यानी कि 0.246। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा 0.246। नाउ हमें क्या निकालना था, Kp की वैल्यू निकालनी थी, तो Kp कितना आ जाएगा 0.246 इनटू, देखो जो इसका पार्शियल प्रेशर आएगा वही इसका आएगा, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से आंसर देखें बच्चों, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करके अपने को वही वैल्यू मिलने वाली है, देखो 0.02 इंटू 0.0300 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.07 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से अगर हम नियरेस्ट इंटीजर में देखें, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो 10 की पावर -2 तो दिया हुआ है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी नियरेस्ट इंटीजर में 6। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, या हम यूँ कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, हाँ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, डेटा गिवन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एज फॉलोज, FeO सॉलिड को कार्बन ग्रेफाइट, यानी ये सॉलिड है ये भी बच्चों है ना, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Fe सॉलिड बन रहा है और CO गैस बन रहा है। ये सब्सटेंसेस हैं, इनके लिए डेल्टा H0 दिए हैं, डेल्टा S0 की वैल्यूज दे रखी है। ध्यान रखने वाली बात ये है पहली कि ये किलो जूल में है और ये जूल में है, पहले इंपॉर्टेंट बात। द मिनिमम टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस इज, ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर आपको निकालना है जिसपे ये रिएक्शन क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो सबसे पहले तो बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले की अगर बात करी जाए तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S हमारा फॉर्मूला होता है। ये आपको डेल्टा H0 की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा S0 की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा H निकालना चाहूँ फॉर द रिएक्शन, तो वो क्या होता है, सिग्मा डेल्टा H0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा H0 ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि सिस्टम की बात चल रही है। तो यहाँ पे डेल्टा H0 की वैल्यू ज़रा चेक करिएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
अच्छा प्रोडक्ट ये है आपका और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा ये। तो प्रोडक्ट में पहले आयरन का डेल्टा है 0 हो जाएगा, तो ये मैंने प्रोडक्ट में पहला तो आ गया 0। अच्छा दूसरा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का -1110 -110.5 तो हो जाएगा -110.5। ये तो हमने प्रोडक्ट का लिख लिया। रिएक्टेंट का लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट में क्या क्या है बच्चों, एक तो FeO है, तो इसका है माइनस का 266.3 हो जाएगा। और दूसरा है कार्बन ग्रेफाइट जिसका कि कितना हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा H0 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चों, -110.5 प्लस 266.3। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा H0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 155.8। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 155.8। तो यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व करने पर 155.8 आपके पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किलोजूल है। इसी तरीके से बेटा सिमिलर पैटर्न से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेल्टा S0 निकाल लेंगे। तो डेल्टा S0 का फॉर्मूला भी यही होता है, क्या हो जाएगा सिग्मा S0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा S0 ऑफ रिएक्टेंट। आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट में कौन है, सबसे पहले Fe है, तो Fe का 27.28 ये हो जाएगा 27.28 प्लस दूसरा कौन सा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का 197.6 तो हो जाएगा प्लस 197.6। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट की बात करी जाए तो रिएक्टेंट में FeO का देखिए 57.49 तो ये हो जाएगा बच्चों 57.49 प्लस लास्ट कौन सा बचा अपना कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट का 5.74 तो ये हो जाएगा 5.74। यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, डेल्टा S0 की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग डेल्टा S0 की वैल्यू कितनी है बच्चों 161.65। ये कितना आएगा 161.65। ये बच्चों आएगा जूल पर मोल पर केल्विन में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किस में चल रही है, किलो जूल में। तो इसको भी किलो जूल में या तो इसको कन्वर्ट कर लो या उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 किलो जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ 16165 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा S0 आ गया, डेल्टा S0 बाय यूजिंग दिस टेबल। नाउ वी मूव ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। याद करो हमें बताया गया है, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ के ही गए होगे, ऑब्वियस सी बात है ना, पेपर देने गए हो एकदम धमाकेदार तरीके से दिया होगा, उम्मीद तो ऐसी है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा G0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा H0 माइनस टी, डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0। अब याद करो स्पॉन्टेनिटी के लिए गुरुजी ने क्या बताया था, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G0 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, अगर डेल्टा G0 की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 तो ही हमारा क्या होगा स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, अगर डेल्टा G0 की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा G0 की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है बिकम्स स्पॉन्टेनियस, यानी डेल्टा G0 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। डेल्टा G0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 होगा तो डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 भी क्या होगा हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 क्या होगा बच्चों हमारा लेस देन 0 होगा। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, T विल बी ग्रेटर देन डेल्टा H0 बाय डेल्टा S0। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये लेस देन 0 हो गया, इसको उधर की तरफ लेके जाएंगे और टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा H0 बाय डेल्टा S0। डेल्टा H0 की वैल्यू आप लोगों के सामने है, T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 155.8। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे 0.16165 0.16165। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया था किलो जूल में। तो आइए देखते हैं, ये डेल्टा H0 बाय डेल्टा S0 आ गया रिलेशन, ये आ गया आपका 155.8, इससे बड़ा होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 963.81 फॉर स्पॉन्टेनियस कंडीशन। किसके लिए बच्चों, स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो 963.81 केल्विन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए 963.81। टी मिनिमम कितना हो जाना चाहिए बच्चों अपना 963.81, यानी अगर इससे बड़ा होगा
तब तो हाँ भाई हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज इसके नीचे होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, और अगर इतना होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। मतलब मिनिमम इतना तो होना चाहिए, इसके जस्ट ऊपर अगर 0.82 भी हो जाएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अच्छा, नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए था तो 964 इज आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा 964। तो ये बच्चों लॉजिक था इसके पीछे, डेल्टा एस नॉट निकालना था, डेल्टा एस नॉट निकालना था, गिब्स का फॉर्मूला यूज करके स्पॉन्टेनियस की कंडीशन अपने को यूज करनी थी। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिमम टेम्परेचर इज 964 केल्विन। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 100 ग्राम प्रोपेन। अपने को प्रोपेन दिया हुआ है बच्चों कितना, 100 ग्राम, इज कंप्लीटली रिएक्टेड विथ 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज इतना, आपको x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में निकालनी है। तो स्टाइकियोमेट्री 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले प्रोपेन क्या होता है बच्चों, C3H8। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ में करा रहे हैं। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 बन रहा होगा और वाटर रिलीज होगा। हम सभी जानते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कराई जाती है, यानी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं, तो दो ही चीजें बनती हैं, CO2 एंड वाटर। अच्छा, C3H8 36 और 8 यानी कितना हो जाएगा इसका बेटा मोलर मास, 36 एंड 8 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इसके मोल कितने हो गए, स्टार्टिंग में इसके कितने मोल होंगे बच्चों, 100/44 यानी कि 25/11, है ना। यानी कि कितना हो जाएगा, 25/11 मोल हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे 100/44, तो 4 से काटा तो 25 आ जाएगा और इधर 11 आ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, 1000 ग्राम, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, 1000/32 आ जाएगा। 4 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 250, और ये हो जाएगा 4 8 जा 32, और चला जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, 125/4 आ जाएगा। तो इसके कितने मोल आ जाएंगे बच्चों, 125/4 मोल हो जाएंगे इनिशियली, ठीक है। ये तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, बैलेंस नहीं करी हमें, बैलेंस भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 4 10 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये दोनों दिए हुए हैं ना, तो इसमें हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड एलआर, अगर डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो एलआर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के लिए C3H8 और दूसरा रिएक्टेंट क्या है O2, उनके लिए क्या करते हैं, स्टाइकियोमेट्री, गिवन स्टाइकियोमेट्री ऊपर, सॉरी गिवन मोल ऊपर और स्टाइकियोमेट्री नीचे। तो इसके गिवन मोल कितना है, 25/11, और यहाँ आएगा 1, और O2 के लिए कितना आएगा, 125 कितना था 4, 125/4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे बच्चों, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो हमारा क्या होगा, एलआर होगा। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो C3H8 की वैल्यू कम आएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। अब एक यहाँ पे टाइम t पर बात कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन आ गया बच्चों, C3H8 आ जाएगा एलआर। तो ये तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। ये कितना बचेगा, 125/4 माइनस 25/11, ये कितना बनेगा, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैं 3 लेना भूल गया हूँ बच्चों, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखना, यहाँ पर ये बच्चों अगर 1 मोल जाएगा तो ये 5 मोल जाएगा, यानी ये 25/11 गया तो ये उसका 5 गुना जाएगा, यानी कितना जाएगा आपका 4 × 25/11, 4 गुना, ये इसके इतने मोल बचेंगे। CO2 के बात करें, इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 3 मोल बनेगा, यानी ये बनेगा 3 × 25/11। इसको देखें तो इसका 1 मोल जाएगा तो उसका 4 मोल बनेगा, यानी ये हो जाएगा 4 × 25/11। सबके मोल आ गए, मोल फ्रैक्शंस हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन जो है यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में करी हुई है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ले लेता हूँ। देखिए, इसके 2.27 मोल हो गए, इसके 31.25 हो गए। ये हमारा क्या आ जाएगा, एलआर आ जाएगा, ये 0, ये कितना 19.9 मोल, ठीक है। 1 मोल से ये कितना 3 मोल, तो 2.27 पूरा चला गया, तो ये 6.81, और ये 4 गुना यानी 9.08 मोल आ जाएगा।
नाउ मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, CO2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल आएगा। तो यहाँ पे मोल ऑफ टोटल मोल में बच्चों ये C3H8 तो 0 है, ये कितना हो जाएगा 19.9, ये हो जाएगा 6.81, ये हो जाएगा 9.08 और CO2 का कितना है 6.81। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या वैल्यू मिलेगी 19.02 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.1902 और क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10 की पावर -2 साथ में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 19.02 इंटू 10 की पावर -2। सो नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पेपर बच्चों 27 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। तो अच्छा पेपर था, तो आई थिंक आप लोगों ने ये अच्छा परफॉर्म किया होगा। इस पेपर के अंदर आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जेईई एडवांस के लिए बच्चों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।